नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज। और बेसिक मैथ्स सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होता होगा जिसमें इसका क्वेश्चन न मिला हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो बच्चे और भी दूसरी मेथड से उसको अप्लाई करते और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते। हाइट एंड डिस्टेंस से अगर उस क्वेश्चन को किया जाए तो बड़े आसानी से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ऊंचाइयां और दूरियां क्या होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, पूरा जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक। और आपको अभी कितनी 3 स्लाइड दिख रही होगी, 3 स्लाइड नहीं है, ये ज़्यादा है ना, 3 स्लाइड से ये ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर बेसिक है ना, और इसी वीडियो में इसके बाद और भी पीपीटी है, तो इसी वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। कहने का मतलब ये मान के चलिए कि आज की क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से समझना, इसके नोट्स बनाते चलना, और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि इसको याद रखना है और उस बातों को याद रखना है। और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करने के बाद में फिर आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैं वही लेके आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए ठीक है, बहुत सिंपल भी चैप्टर है ये। याद रहे कि ऊंचाई और दूरी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई कभी भी ये याद रखो कि ये क्या है, जमीन है। आप बोलोगे जमीन कहाँ से आ गई भाई, यहाँ पर ये क्या है, जमीन है। अरे मैं जिस पर खड़ा हूँ उसके समांतर रेखा खींची है कि नहीं, मैंने खींची। तो मैंने क्या पेपर पर एक जमीन बना दी, इसको मान लिया जाए कि ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है ये। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने आसपास नजर डालिए, और आप आसपास नजर डालोगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा। अगर आप मैदान में हो तो कहीं पर पेड़ दिखाई दे रहा, कहीं पर खंबा दिखाई दे रहा, कहीं पर बिल्डिंग खड़ी दिखाई दे रही है, कहीं कोई टावर दिखाई दे रहा। मतलब ऐसी अलग अलग चीजें आपके आसपास सराउंडिंग आपको दिखाई दे रही होगी। कमरे के अंदर है तो आपको दीवार दिखाई दे रही होगी। क्या आपको लगता है कि मैक्सिमम चीजें ऊर्ध्वाधर होती है, यानी कि वर्टिकल होती है जमीन के साथ में? हाँ बिल्कुल होती है। तो याद रखना, आपको जमीन बनाना है कैसी, ऐसी आड़ी रेखा, इसको क्षैतिज रेखा अभी बताऊंगा मैं कि किसको क्या बोला जाता है। ऐसी एक आड़ी रेखा बनाना है। कोई खंबा है या कोई पेड़ है या कोई बिल्डिंग है या कोई टावर है, वो क्या रहेगा, ऊर्ध्वाधर रहेगा। डायग्राम बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। और इसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल दिया रहेगा। आपको बोला नहीं जाएगा कि ये 90 डिग्री पर है, ये आपको मान लेना है, ऐसा होता ही है। ठीक है ना, कुछ नहीं बोला मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है ऐसा। चलिए ठीक है, अगर मैं जमीन पर यहां पर खड़ा हूं, जमीन पर यहां खड़ा हूं और यहां से मैं इस खंबे की चोटी को देखता हूं, ध्यान से समझना, खंबे की चोटी को देखता हूं, तो खंबे की चोटी को देखूंगा तो यहां से एक कोण बनेगा। अरे मेरी जो नजर है ना, ऐसी मेरी जो ये नजर है इसको देख रही है खंबे की ऊंचाई को, तो यहां पर एक कोण बनेगा। अरे कोण कितना बनेगा, तो 30 अंश बन सकता है। जो सामान्यतः जो क्वेश्चन में पूछा जाता है वो क्या बनते, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। बस ये 3 की बात होती है ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सपोज करिए कि क्या 30 अंश का कोण बना हुआ है। बनने को तो कोई भी कोण बन सकता है ना, लेकिन उनके मान हमें मालूम नहीं है, उसके लिए एक टेबल की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, बस ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है ना। तो ऐसा कोण, एक काल्पनिक कोण ऐसा बनेगा यहां पर। और ये वाली भी तो काल्पनिक रेखा है ना, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि समकोण त्रिभुज में कितनी चीजें दिखाई दे रही है आपको, कितनी चीजें दिखाई दे रही है। तो आप बोलोगे कि एक तो ये वाला कोण दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही बात है। ये वाला कोण तो आपको मालूम है ना कि ये 90 अंश का कोण है, हाँ बिल्कुल सही है। ये एक कोण ये वाला दिखेगा, या तो यहाँ वाला दिखेगा या तो यहाँ वाला दिखेगा। अगर मेरे पास ये वाला कोण अगर 30 अंश का है तो ये वाला कितने अंश का होगा। अरे ये दोनों एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है ना।
ये 30 अंश का है तो ये ऑटोमेटिक कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। कहने का मतलब केवल एक ही तो कोण की जरूरत थी मुझे, अगर ये कोण पता चल गया तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना। हाँ, पता चल जाएगा। अब आपके पास में भुजाएं कितनी है ये बताइए। तो इसको बोला जाता है लंब। क्या बोला जाता है इसको? लंब। ये कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। और इसको बोला जाता है आधार। किसको? ये कोण और 90 डिग्री के बीच की भुजा को क्या बोला जाता है? आधार, यानी कि बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है। और ये बातें हमने त्रिकोणमिति में भी पढ़ी है। कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। ध्यान से समझना, मेरी गारंटी है कि अगर आपने ध्यान से अगर इसको समझा तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बस नोट्स बनाते चलना। याद रहे कि आपके पास में कितनी चीजें यहां पर जो नहीं मालूम। एक तो कर्ण, एक लंब और एक क्या है? आधार। यानी कि ये 3 भुजाओं की का मान नहीं मालूम आपको। क्या? 3 साइड्स। 3 साइड्स यानी कि 3 भुजाएं, 3 भुजाएं और एक कोण, एक एंगल। क्या? कोण। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। बस इतनी सी बात आपको समझ, 4 चीजें हो गई। 4। अब आप बोलोगे कि सर ये कोण की बात कर रहे हैं, इसकी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये वाला कोण पता चल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा आपको। समस्या इसकी थोड़ी है। या ये पता चलेगा तो ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और ये तो 90 अंश का कोण पहले से मालूम है। जो चीज नहीं मालूम वो क्या क्या है? अरे ये वाला कोण नहीं मालूम मुझे। आप बोलोगे 30 अंश का, 30 तो मैंने लिखा है, ये वाला कोण नहीं मालूम मुझे। और ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। कितनी चीजें हो गई? 4। 4 में से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, 2 मान दिए रहेंगे, बाकी के 2 मान आपसे पूछे जाएंगे। बस इतना सा काम है इसमें। अरे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये 4 में से एक कोण और 3 भुजाएं, 2 मान क्या रहेंगे? दिए रहेंगे, गिवन रहेंगे ये। और 2 मान क्या पूछे जाएंगे? आपसे पूछे जाएंगे फाइंड। बस इसी पर बना है ऊंचाइयां और दूरियां, हाइट एंड डिस्टेंसेस। क्लियर हो गई बात? इतनी सिंपल है कि नहीं है? अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मान ज्ञात कैसे करेंगे, मान ज्ञात कैसे करेंगे। तो सुनिए, आपको केवल 3 फार्मूले अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन से? साइन थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। 3 में काम हो जाएगा आपका। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। यानी कि ये हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ये क्या हो गया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बस 3 फार्मूलों की जरूरत है आपको। काट के फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, सेक के फार्मूले की जरूरत नहीं है, कोसेक के फार्मूले की जरूरत नहीं है। एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, और सभी को याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी ना, ये सभी को याद होगा। अब याद रखो कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 3 तो फार्मूले बता दिए आपने, कब कौन सा लगाएंगे? जब आपसे लंब दिया है, लंब का मान, इसका मान दिया हुआ है। अरे आपको बोला कि एक खंबा है 15 मीटर ऊंचा है या 20 मीटर ऊंचा है, या कोई टावर है ना, उसकी ऊंचाई दी है आपको, हाइट दी हुई है, और आपसे ये पूछा है इसकी लंबाई बताइए। एक खंबा है और खंबे को ऐसा तार से बांधा है जमीन पर, तो उस तार की लंबाई बताइए। ऐसा क्वेश्चन तो घुमा फिरा के कैसा भी बना लेंगे ना वो। तो ये पूछा है और ये पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि लंब और कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से फार्मूले में लिखा है ये बताओ? साइन के फार्मूले में लगा है।
तो हमेशा यहां पर साइन का फार्मूला लगेगा। अगर लंब दिया है, कर्ण आपसे पूछा है, या कर्ण आपको दिया है, लंब आपसे पूछा है, याद रहेगी बात, दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठी? अरे लंब दिया है, कर्ण पूछा है, ये वाली इसकी भुजा की लंबाई पूछी है, कर्ण दिया है, लंब की पूछा आपसे पूछी है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? साइन थीटा का। जब आपसे बेस यानी कि आधार, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज ये दिया हुआ है और ये पूछा है, या तो ये दिया है और ये पूछा है, कौन सा फार्मूला लगाओगे? कास थीटा का। क्यों? अरे कास थीटा का फार्मूला देखो ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये वाला फार्मूला। ये पूछा गया और ये दिया है, या तो ये दिया, ये पूछा है और ये दिया है, दोनों स्थितियों में यही फार्मूला लगाना आपको। अगर आपसे ये दिया हुआ है कोण लंब और आधार पूछा है, या आधार दिया हुआ है लंब पूछा है, दोनों स्थिति में, तो आप टेन लगाओगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे? टेन थीटा। बस इतनी सी बात याद रखना है। याद हो गई क्या? अगर ये फार्मूले याद है तो ये रटने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। तो दोनों में से एक दिया है, एक पूछा है, साइन का फार्मूला। आधार और कर्ण किस में आता है? कास में। बेस और हाइपोटेन्यूज कास में आता है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? कास थीटा का। ये दिया ये पूछा है, या ये दिया ये पूछा है, कौन सा फार्मूला लगाओगे? टेन का। अब क्वेश्चन भी करेंगे हम, तो सारी चीजें क्लियर होने वाली है आज। हाइट एंड डिस्टेंस में मैं आपको बता दूं कि इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा सा शुरू में स्पीड कम रहेगी, और उसके आप 50 क्वेश्चन बना के देख लो, फिर आपकी स्पीड देखिए, खटाखट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी ये वाले टेबल, और ये टेबल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सबको याद होगा, लेकिन वो पूरे टेबल की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाले टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी, देखना। क्या बोलता है ये टेबल? पूरा टेबल नहीं, थोड़ा सा छोटा सा टेबल। ये यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। देखा जाए तो ये तो पूरा टेबल है, कंप्लीट टेबल है, लेकिन जिसकी जरूरत है मैं उसको लिख रहा हूं। 0 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख देता हूं मैं। 30 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, 45 डिग्री की भी जरूरत पड़ेगी, 60 डिग्री की भी जरूरत पड़ेगी, और 90 डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप बोलोगे कि क्यों लिख दिया फिर बाकी का सब? अरे लिख दिया, अब जब टेबल बना है तो इच्छा हो गई मेरी लिखने की, तो लिख दिया है ना। बाकी जरूरत किसकी है? इसमें ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में किसकी जरूरत है? केवल और केवल इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया मैंने, बना दिया है। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, √3/2 होती है, और ये 1 होती है, और ये 1 होती है, ये √3/2। सबको याद होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं, क्योंकि त्रिकोणमिति इतने अच्छे से पढ़ा ना हमने। क्यों, याद है कि नहीं है? अब आप बोलोगे कि सर नहीं है याद, कोई ऐसा जादू बता दो कि जिससे मुझे याद रह जाए। तो मैंने जादू बताया भी है पहले, है ना। अरे जादू इसको याद रखने का बताया भी है मैंने, लेकिन मेहनत करोगे तो परमानेंट याद रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे तो परमानेंट याद रहेगा। और आप बोलोगे कि कोई आप ऐसा जादू दे दो और बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये होता है 0, है ना, ये होता है 1/√3, और ये होता है 1, और ये होता है √3, और ये होता है नॉट डिफाइंड, है ना, अपरिभाषित। तो आपको टेबल कौन सा याद रखना है? इतना, इतने की जरूरत पड़ेगी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में। और ट्रिग्नोमेट्री में तो सभी की जरूरत है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो पूरा टेबल याद किया होगा, कॉट का भी किया होगा, सेक का भी किया होगा, और कोसेक का भी किया होगा ना। ये पूरा टेबल तो कंप्लीट याद चाहिए, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये बीच वाले की जरूरत पड़ेगी बस।
कितने लोगों को लगता है कि इतनी सारी बातें याद है? इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऊंचाइयों और दूरियों में, ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको अच्छे से नोट कर लो। 10 कब लगाएंगे? जब ये दोनों की बात की जाएगी, ये दिया है ये पूछा है। काश कब लगाओगे? जब ये दिया है ये पूछा है, या ये दिया है ये पूछा है। साइन कब लगाओगे? ये दिया है ये पूछा है, या ये दिया है ये पूछा है, तब साइन लगाएंगे। इतना स्ट्रक्चर आप नोट कर लो। यहाँ से लाइन हट गई है तो उसको, लाइन हट गई तो उसको बना भी लेना ना। ये यहाँ से हट गई ये लाइन, ये ऐसी है ना, हाँ ठीक है। अब इतना नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक वाली बातें हो गई अपनी, है ना, बेसिक मैंने पहली स्लाइड में ही कर दिया। अब देखना मज़ेदार बात, अब मुद्दे की बात करेंगे हम। भैया मेरे जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। क्या बोला मैंने? जब कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आए काय में, ऊंचाई दूरी में, तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। और नहीं बनेगा तो आपको फिर उसको तोड़ मोड़ के बनाना है। जब तक समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि सर नहीं बना तो फिर कैसे बनाएंगे? तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही क्वेश्चन उसका बनने वाला है। यानी कि कुल मिला के जो बात की जाएगी वो समकोण त्रिभुज की ही बात की जाएगी इस ऊंचाई दूरियों में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो जब समकोण त्रिभुज की बात की जा रही तो मैं बना देता हूं ना भाई समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा हूं, मैंने बना दी ये जमीन। ये क्या बना दी? जमीन। जमीन पर एक पेड़ खड़ा है। क्या खड़ा है? पेड़ खड़ा है। और मैं खड़ा हूं यहां पर और मैं इस पेड़ को देख रहा हूं। चिड़िया बैठी है इस पेड़ के ऊपर, ये यहां पर चिड़िया बैठी है पेड़ के ऊपर, ठीक है। मेरे को डायग्राम वायग्राम बड़ा अच्छा आता नहीं है, तो आप तो मान लो कि ये चिड़िया है यहाँ पर, ठीक है ना, पेड़ के ऊपर बैठी है चिड़िया। आपको मालूम है कि जमीन के साथ में 90 अंश का कोण ही बनाएगा। अब यहाँ पर उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है कि सर वो पेड़ तिरछा है, तो जब तिरछा रहेगा तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये तिरछा है। खंबा तिरछा है तो आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ये तिरछा है और इतने डिग्री पर झुका हुआ है, ऐसा बोला जाएगा। अपना दिमाग मत लगाना वहाँ पर। अगर आपसे बोला कि एक जमीन पर एक खंबा गड़ा है तो मान लो कि ये 90 अंश का कोण ही बनाते हुए खड़ा रहेगा। याद रहे कि ये जो जमीन है ना, इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा। कौन से? क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो भी खड़ा रहेगा ना वो ऐसा, उसको बोला जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। इस बातों को जरा ध्यान से समझो। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये बातें मालूम होना चाहिए भैया। ऊर्ध्वाधर, लंबवत, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। लंबवत भी बोला जाता है इसको, लंबवत। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं? लंबवत। और लंबवत को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये? क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना हम, तो आपसे बोला जाए क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में रहेगा तो परपेंडिकुलर, वर्टिकल, ऐसा बोला जाएगा। अब मैं क्या है, यहां पर हूं मैं अभी, यहां से मैं इसके चोटी को देख रहा हूं। चलो ठीक है, देख लिया भैया चोटी को। तो आप क्या मानते हो कि ये एक काल्पनिक रेखा बनेगी क्या? काल्पनिक रेखा बनेगी क्या? हाँ, काल्पनिक रेखा बनेगी ना। कौन सी रेखा बनेगी? काल्पनिक रेखा। और इस काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाएगा? दृष्टि रेखा। कौन सी? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ
साइट, लाइन ऑफ साइट। काल्पनिक रेखा है, ये ऐसी बनती थोड़ी है। अरे मैं अगर मान लिया जाए यहां से देखो, ये उपकरण भी है, ये कोण ज्ञात करने का अभी जरूरत नहीं है ना। मैंने त्रिकोणमिति में ये सब बताया था, अभी जरूरत नहीं है ये सब बताने की। यहां से मैं इस पाइप में से उस चिड़िया को देखूंगा तो मुझे ये कोण पता चल जाएगा। देखो ये 36 है ना, ये यहाँ पर पाइप लगा है, ये चांदा है डी, जो कंपास बॉक्स में होता है ना चांदा डी, ठीक है ना। तो उसमें से मैं इसको देखूंगा, इसकी चोटी को देखूंगा, ये चिड़िया को देखूंगा। तो पहले तो ये 90 अंश पर है, ये ऐसा 36 रखा तो, और इसमें से पाइप में से जब मैं देखूंगा तो जब मुझे चिड़िया दिख जाएगी तो ये इस धागे को मैं ऐसा पक्का पकड़ लूंगा तो मुझे, अरे ये देख लिया ना, तो मुझे दिखेगा 1, 10, 20, 30, 40, 45 अंश का कोण बना, ऐसा पता चल जाएगा। तो कोण तो कोई भी हो सकता है ना, थीटा कोण मान लेता हूं मैं ऐसा। ये उपकरण है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा अभी यहाँ, है ना, ठीक है। हाँ, तो ये काल्पनिक रेखा बनेगी, उसको दृष्टि रेखा बोला जाता। तो एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में बोला जाता भैया, कई बार दृष्टि रेखा बोल दिया जाएगा, लाइन ऑफ साइट बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, याद रहे कि मैं जब नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा तो हमेशा न्यून कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण बनेगा, एक्यूट एंगल। कौन सा कोण बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्यों? अरे 90 डिग्री से छोटा बनेगा हमेशा। यहां पर कोण 90 डिग्री कभी बन ही नहीं सकता। देखो अभी मैं धरातल के समांतर देख रहा हूं, अब कोई पेड़ की चोटी को देख रहा हूं मैं, तो इतना ही तो कोण बनेगा। चोटी को देखूंगा तो ऐसा सीधा हो जाएगा क्या कभी? अरे सीधा मैं ऐसा ऊपर थोड़ी है पेड़ की चोटी, मेरे सिर के ऊपर है क्या पेड़ की चोटी? नहीं है ना। तो ऐसा 90 अंश का कोण थोड़ी बनेगा कभी, कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए ये न्यून कोण बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जब भी प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब मैं यहां से देख रहा हूं ना, नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा ना तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण, अरे उन्नयन कोण ना, उन्नयन मतलब नयन ऊपर, ऊंचे नयन, ऐसा याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। ऊंचे नयन मत बोल देना उसको। आपसे बोला जाएगा कि नीचे से ऊपर की ओर देख रहा तो उन्नयन कोण बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो इस कोण को क्या बोला जाता है? इस कोण को क्या बोला जाता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन है ना भाई, ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एक कोण बनता है अवनमन कोण, एक कोण बनता है अवनमन कोण। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब वो कैसे बनता है उस पर अभी हम बात करेंगे, है ना। इस डायग्राम में नहीं बता पाऊंगा मैं उन्नयन कोण कैसे बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है। इतनी बातें क्लियर है क्या? अब इसके दो पार्ट है। जब कोई प्रेक्षक यानी कि मैं या आप यहां से नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। और वो अवनमन कोण कैसे बनेगा वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अवनमन कोण कैसे बनेगा उस बात को हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या करूं मैं? इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूं, कर दिया छोटा, और ये ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये भी साथ साथ में चला गया तो इसको अपनी जगह पर कर देता हूं मैं। अब सुनिए दूसरी कहानी। दूसरी कहानी, ये क्या है? जमीन है, ठीक है। ये क्या है? एक बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। एक बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर ऐसा, और ऊंची ये जमीन थी, और मैं क्या है उस बिल्डिंग के बालकनी में यहाँ पर खड़ा हूँ। अरे बिल्डिंग है भैया, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है? कोई कार खड़ी है। यहाँ पर क्या कार खड़ी है, जमीन पर कहीं कार खड़ी है, और मैं ऊपर से नीचे की ओर देखूंगा, ऊपर से नीचे की ओर देखूंगा तो ये कोण बनेगा। और वो कोण कैसा बनेगा? देखिए
कभी भी हम जब देखते हैं ना नॉर्मल, मैं कहाँ पर देख रहा हूँ, मेरी आंखों पर नज़र डालो आप, मेरी जो आंखें है वो कैसी है, सीधी है कि नहीं है। और मैं नॉर्मल देखूंगा, नॉर्मल कैसा देखते हो आप, ऐसा देखते हो क्या कि नॉर्मल ऐसा तिरछा देखते हो ऊपर की ओर, नहीं ना। नॉर्मल हमारी आंखें क्या रहती है, सामने रहती है, मतलब सामने, यानी एकदम बिल्कुल जमीन के समांतर आंखें रहती है। हमारी जो सामान्य नज़र जो होती है वो कैसी होती है, सामान्य सामने होती है। जब भी मैं सामान्य नज़र से, इधर देखना, सामान्य नज़र है तब ये वाला कहाँ पर है, 90 अंश पर है ये। और जब नीचे से ऊपर की ओर देखूंगा, अरे सामान्य नज़र क्या है, धरातल के समांतर, और यहाँ से जब ऊपर की ओर देखूंगा तो उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि नयन मेरे ऊपर है। और जब मैं सामान्य से नीचे की ओर देखूंगा तो अवनमन कोण बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की ओर झुका है ना, डिप्रेशन में है ना, डिप्रेशन, मेरी आंखें कैसी है, डिप्रेशन में है, मतलब अवनमन है, मतलब नमन किया हुआ मेरी आंखों ने। अरे नमन करते पैर पड़ते तो नीचे नमन ही होता ही नहीं, नीचे देख रहे हैं ना अपन, ऐसा, तो ऐसा कोण बनेगा यहाँ से ऐसा। तो ओवरऑल कुल मिला के जो कोण बनता है ना, वो धरातल के समांतर एक रेखा खींची जाती है। देखो ये धरातल के समांतर है, हाँ, और यहाँ से मैं इसमें से देख रहा हूँ, देखो अभी तो नॉर्मल आंखें है मेरी, और जब ऐसा नीचे इस पाइप में से नीचे देखूंगा और जब मुझे कार दिख जाएगी तब मैं इसको पकड़ लूंगा, 10, 20, 30, 40, 45, कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ से नीचे की ओर, ये कितने अंश का कोण बन रहा है यहाँ पर, इसके साथ बनेगा ये कोण, ये याद रखना। क्यों, क्योंकि मेरी आंखें नॉर्मल तो सामने देख रही है, फिर यहाँ से इतनी झुकी ना, इसलिए ये वाला कोण बनेगा यहाँ थीटा, ठीक है, थीटा कोण बना। तो याद रखो, हमें एक मेष का एक फंडा मालूम है कि जब दो समांतर रेखाएं होती है और एक उसको तिर्यक रेखा काटती है, दो पैरेलल लाइन होती है और एक उसकी क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, एकांतर कोण है ना, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 45 अंश तो ये भी 45, ये 30 अंश तो ये भी 30 अंश, ये कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसको एकांतर कोण बोला जाता है। तो इस कोण को बोला जाता है अवनमन कोण। कौन सा, अवनमन कोण, मतलब कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया क्या, नीचे की ओर देख रहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वही बात हो गई ना, अरे इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, अरे डायग्राम में कोई अंतर है क्या, नहीं, कोई अंतर नहीं है, केवल ये एक मात्र यही तो लाइन एक्स्ट्रा बनी है ना, उसका कोई रोल नहीं है। अब जो काम इसमें किया था वही काम इसमें भी करेंगे। कैसा, इसकी और इसकी बात की जाएगी, वही वाला फंडा, थीटा के सामने क्या होता है, लंब, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये दिया है, ये पूछा है तो साइन थीटा, ये दिया ये पूछा, या ये दिया ये पूछा है कास थीटा, ये दिया ये पूछा, या ये दिया ये पूछा है तो टेन थीटा, बस इतना सा काम है, ठीक है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में क्या काम करना है आपको, क्वेश्चन में क्या काम करना है कि पहले डायग्राम बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, मैं दुनिया का सबसे आसान काम बता रहा हूं, ये बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है ना। बस आपको ये लैंग्वेज मालूम होना चाहिए इसकी, क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, यानी कि दृष्टि रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण है, ये हमेशा न्यून कोण बनेगा। बस इतनी बात अगर मालूम है तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बात करते हैं इसके क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे, मतलब हर टाइप के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन कर दिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर दिए और वही क्वेश्चन किए जो एग्जाम में पूछे गए। तो सारे क्वेश्चन को देखिए आप, क्यों, क्योंकि अब जल्दबाजी मत करना, सर आपने तो 15 क्वेश्चन कराए हैं, तो पहले के तो 5 क्वेश्चन और उसका अगला क्वेश्चन तो एक जैसे ही हो गया ना, अब देखने की जरूरत नहीं मुझे।
पहले देख लो भैया, लाइफ में एक बार टाइम दे दो इसको, और फिर आपको जितनी प्रैक्टिस करना है उतनी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉल्व करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर लेके आए हैं, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन यहां पर आपको 10 क्वेश्चन के लगभग मिलेंगे, और हर लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्व करने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन पिछले कुछ ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे वाले ही क्वेश्चन हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चनों को अगर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से अगर कर लिया तो हर टाइप का आपका क्वेश्चन बनने वाला है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी के इसी टाइप के 10-20 क्वेश्चन आप लगा के देख लीजिए, चैप्टर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है ना। जो हमने बेसिक में पढ़ा, क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा, ये सारी बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा डायग्राम बनेगा इस बात को जरा आप समझते हुए चलना। क्षैतिज तल पर किसी भवन, अच्छा क्षैतिज तल बोला है भाई, क्षैतिज क्या होता है, ये ऐसा, ये क्या हो गया, क्षैतिज तल हो गया। हाँ ठीक है। क्षैतिज तल पर किसी भवन के पाद से, अच्छा क्षैतिज तल पर क्या है, भवन भी है। अब किधर बनाऊं मैं भवन, इधर बना लो चाहे उधर बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब भवन का पाद कौन सा है, ये पाद है, और ये क्या है, शीर्ष है। अरे भवन, एक भवन खड़ा है, उसका पाद मतलब नीचे, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। चलिए ठीक है। पाद से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, और इसके पाद से 70 मीटर की दूरी पर, ये वाला कितना है, 70 मीटर है। और यहां से अगर हम देखते हैं तो उसके शिखर का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 डिग्री का है। ये वाला कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले तो हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे यहां पर, और फिर उसके बाद में भाई एग्जाम में अगर आपको तो आंसर से मतलब है ना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो इतनी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत थोड़ी है। आप तो डायरेक्ट है, ये हो गया, ये हो गया, भवन हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया, ये एच हो गया, ये 70 डिग्री हो गया, ऐसा फटाफट फटाफट काम कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। अब भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताइए कि आपको ये पूछा है और ये आपको मालूम है क्या, लंब ज्ञात करना है और आधार दिया हुआ है। और हमने बेसिक में क्या बताया, जब भी ये दो भुजाओं की बात की जाती है तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, टेन थीटा। तो बिल्कुल सिंपल काम है, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि h डिवाइडेड बाय 70। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3 बोलेंगे आप, और इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 70। और 70 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 √3 और इज इक्वल टू h, 70 √3 ये आ जाएगा। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 70 √3 है क्या यहाँ पर आंसर, हाँ 70 √3 है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, ये समझ में आया ना। क्योंकि अब क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ते हुए मिलेगा आपको। ठीक है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेवल आपको आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। अरे सिंपल सा बोला क्षैतिज तल, तो ये क्षैतिज तल हो गया। एक भवन खड़ा है तो ये ऊर्ध्वाधर ही होगा। यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा, इसके पाद से 70 मीटर दूरी पर जाएंगे तो यहां से 70 डिग्री का उन्नयन कोण बोला तो हमेशा नीचे से ऊपर ही बनेगा, अवनमन कोण बोला जाता तो ऊपर से नीचे बनता। बस इन बातों का ध्यान रखना है। आपसे भवन की ऊंचाई पूछी है और आधार आपको दिया है, ये पूछा है, ये दिया है, तो हमेशा टेन थीटा का ही फार्मूला लगाना है, अपना काम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोला है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक खड़ी दीवार पर टिकी है। बड़ा सिंपल सा काम, अपना घरेलू क्वेश्चन हो गया ये। कैसा घरेलू क्वेश्चन हो गया भाई, ये जमीन है और दीवार कैसी होती है, जमीन पर ही तो होती है, ऐसी दीवार खड़ी है। ठीक है ना।
क्या बोला? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए एक खड़ी दीवार पर टिकी है। अरे ये सीढ़ी है, ऐसी तो सीढ़ी लगाते ना अपन। अब यहां पर क्या बोला? 10 मीटर लंबी क्या है? सीढ़ी है। कितनी मीटर है? 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। और एक बार क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अरे दीवार ये है और सीढ़ी ये है, तो दीवार के साथ में 30 अंश का कोण बना रही है ये, तो ये वाला हुआ ना 30 अंश का कोण। आई क्या बात समझ में? क्वेश्चन को प्रॉपर समझना में। बनाते हुए खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। यह जमीन से कितनी ऊंचाई तक दीवार तक पहुंचती है? तो मतलब यहां से लेके यहां तक की कितनी ऊंचाई होगी? सीढ़ी कहां तक पहुंच रही है? दीवार में इस ऊंचाई तक पहुंच रही है। इसका मतलब आपको इसका मान ज्ञात करना है। बस सिंपल सा काम है। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये थीटा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये थीटा है तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा, और ये क्या होगा? कर्ण होगा। मुझे एक बात बताइए कि आधार आपको ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है, मतलब बेस फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। कौन सा फार्मूला लगाओगे? क्यों? कौन सा फार्मूला लगाओगे? आधार और कर्ण कौन से फार्मूले होता है? कास थीटा में होता है। क्या होता है? कास 30 डिग्री। और इज इक्वल टू क्या होता है? आधार, आधार कौन है? एच बटे कर्ण कौन है? 10। और कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू एच बाय 10। और 2 से ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 5 का 3 गुना करेंगे तो 5√3 बराबर से एच। ऐसा आंसर दिख रहा क्या यहाँ पर? नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा आंसर दिख रहा क्या? नहीं। तो फिर √3 का मान रख दो। 5 इंटू √3 का मान कितना होता है? 1.732 ऐसा बोल सकते हैं हम, या 2 डिजिट तक भी अगर लिखेंगे तो अपना काम हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। अब आप बोलोगे कि सर हमें तो √3 का मान मालूम ही नहीं है, 1.732 होता है ना, इतने में ही काम अपना हो जाएगा। चलिए ठीक है। 5 तिया 15 के 5 बचा 1, 7 5 35 और 1 36, 3 और 5 और 3 8, तो इतना मीटर हो जाएगा एच का मान। और ऐसा कहीं पर ऑप्शन दिख रहा क्या? तो ये है ऑप्शन 8.65 मीटर। आ गया क्या समझ में? थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा को हमेशा क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है, बेस बोला जाता है। जो सबसे लंबी साइड होती है उसको कर्ण बोला जाता है। आपसे आधार और कर्ण की बात की है तो कास थीटा का ही फार्मूला आपको लगाना है। बस ये बात याद रखना, हमने बेसिक में डिस्कशन किया है और ये आंसर आ गया। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो इतनी माथापच्ची नहीं करना आपको, सीधा बिल्कुल रफ डायग्राम बनाना है और एक खटाखट इसका आंसर निकालना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? चलिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा, उतना आप जल्दी क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है ना? प्रैक्टिस करना है। मेरे पता लगा डायग्राम ही नहीं बना पा रहे आप, और डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक सीढ़ी का एक दीवार से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखना, अरे सीढ़ी और दीवार वाली बात हो रही, तो ये दीवार है ये, और जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी क्या कर रही है? दीवार से ऐसी टिकी हुई है, ऐसी तो बोला है क्वेश्चन में। और दीवार के साथ उन्नयन कोण बोला तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, तो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है ये कोण। कितना? 45 डिग्री का कोण है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है, 12 मीटर। सीढ़ी के पाद से, पाद और दीवार के बीच की दूरी क्या होगी? क्या पूछा है? यहां से सीढ़ी का पाद ये है ना, और सीढ़ी का सिर से ये है। अरे पाद मतलब पैर, सिर से मतलब सिर, यानी कि सिर ऊपर पैर नीचे। तो ये क्या होगा? सीढ़ी के पाद से दीवार के बीच का जो ये दूरी है, ये वाली ज्ञात करना है आपको। यानी क्या निकालना है? आधार निकालना है आपको, और कर्ण आपको दिया हुआ है ना? कौन सा फार्मूला लगाओगे? आधार और कर्ण की बात जो की जाती है वो कब की जाती है?
अरे थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये बात याद रखना। ये थीटा 45, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है। आधार और कर्ण का फार्मूला होता है कास थीटा का, कास 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और आधार कितना है आप मान लो, इसको 1 से मान लेता हूं मैं, तो 1 बटे 12। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12। 12 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो 12 डिवाइडेड बाय √2 और इज इक्वल टू 1। कितना आएगा आंसर, 6√2 है क्या ऐसा कहीं, 6√2 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, अरे मैं 12 डिवाइडेड बाय 12 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय √2 और इज इक्वल टू 1। ये जो 2 लिखा है ना, वो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते ना, डिवाइडेड बाय √2 और इज इक्वल टू 1। और √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया, 6√2। दूसरा तरीका देखिए, कभी भी क्या है, हर में क्या है, रूट वाली संख्या नहीं रहना चाहिए, तो क्या परिमेयकरण किया जाता, क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 और 12 √2 और 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो गया तो 6√2। जैसा करना है वैसा करो, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते कि √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 6√2। डायरेक्ट यहीं पर इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद में, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट आप आंसर निकाल सकते हैं। ये डायग्राम इस लेवल पर भी प्रैक्टिस होती है, डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा आधार पूछा है, कर्ण ज्ञात करना है, कास थीटा कास 45 डिग्री इज इक्वल टू x/12 और उसी से तुरंत आप आंसर बिना रफ वर्क के भी आप आंसर निकाल सकते हो, अगर प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो। चलिए आगे बढ़ते हम, लेकिन एकदम से मत करना आप ऐसा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है, ठीक ठाक लेवल है। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो मतलब ये मान के चलिए कि ठीक ठाक आपका मामला बैठ जाएगा। देखना, 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक टावर से 30√3 मीटर दूर है। अरे भाई हाइट एंड डिस्टेंस में पहले तो जमीन बनाओ, ये बना दी मैंने जमीन, क्या बनाई, जमीन बना दी, हाँ ठीक है। 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति है, ये लो ये व्यक्ति बना दिया मैंने, और टावर भी है बता रहे यहां पर, हैं यहीं पर क्या है, टावर भी है, ये लो टावर बना दिया मैंने। टावर और वो व्यक्ति कितने दूरी पर है, अरे कितने दूरी पर है, 30√3 मीटर दूरी पर है। जमीन से ही तो दूरी नापेंगे ना अपन ऐसा। 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक टावर से इतने मीटर दूर है, टावर भी बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि टावर बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं हम कि भाई टावर व्यक्ति से बड़ा ही होगा ना, छोटा सा टावर तो होगा नहीं। चलो ठीक है, इसकी और पहचान होती है कि टावर बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है, आगे देखते हैं तो समझ में आएगा। यदि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, अरे व्यक्ति की आंख कहां पर है, यहां पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, टावर का के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार मतलब टावर ही है ना, इसी को मीनार को ही टावर बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। शिखर का उन्नयन कोण, अरे ये व्यक्ति क्या ऊपर की ओर देखेगा तभी तो उन्नयन कोण बनता है, अगर टावर नीचे रहता तो फिर अवनमन कोण बोला जाता आपको, ये यहां से नीचे देखेगा। अब उन्नयन कोण बोला तो यानी कि ऊपर ही है, ये तो तय है, यानी कि टावर व्यक्ति से ज्यादा ऊंचाई पर है, इतना हो गया। 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई आपसे पूछिए, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। जो चीज पूछिए उसको यच मान लो, उसी को मानो भाई, यच मीटर है ये, ऐसा मान लिया, जो पूछा है उसी को मान लो आप। अब मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति कितना ऊंचा है, और मैंने जो इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि भैया ऊंचाई दूरी में आपको समकोण त्रिभुज बनाना ही है,
समकोण त्रिभुज बनाना है तो समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब मैं, अरे व्यक्ति यहां से देख रहा कि नहीं ऊपर, जब यहां से देखेगा, देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि इसका तरीका क्या होता है। मेरी नजर कैसी है? सामने। कभी भी उन्नयन कोण बनेगा या अवनमन कोण बनेगा। मैं ऐसा नॉर्मल देख रहा हूं, हाँ नॉर्मल देख रहा, अरे ये व्यक्ति यहां पर, मैं खड़ा हूं ना यहां पर, तो मैं पहले क्या नॉर्मल देख रहा था, तो नॉर्मल। अब यहां से ऊपर की ओर देखूंगा तो नॉर्मल से यहां से जितना भी ऊपर जाएगा ना, ये वाले कोण की बात की आपसे, मतलब ये वाला कोण है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ये बात समझ में आई क्या? मैं तो आप सोचोगे कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन खींचना है। अरे व्यक्ति की सामान्य नजर कहाँ है? सामने है, तो यहां से एक आपको काल्पनिक रेखा खींचना पड़ेगा, और फिर यहां से देखिए ना, ये यहां पर है उसकी सामान्य नजर, फिर यहां से इस पाइप में से ऊपर की ओर देखता है, तो ये कोण बन गया यहां पर 30 अंश का कोण। ये बात यहां पर की है, ठीक है। तो ये कितने मीटर ऊंचा है? 1.8 मीटर है ये, तो ये भी कितना होगा? 1.8 मीटर होगा। होगा क्या? हाँ। अरे यहां से लेके यहां तक 1.8 मीटर होगा। अरे ये और ये ऊंचाई क्या बराबर है? जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई क्या हो जाएगी? 30√3 मीटर, इतनी हो गई। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? चलो बताओ जल्दी। पूरी ऊंचाई कितनी है? h मीटर, और h में से इतना कम कर दोगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं? तो आ जाएगा ना h माइनस 1.8 मीटर, इतना आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज ढूंढो जरा, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये वाला मिल गया कि नहीं? अब आपसे ये पूछा है, h का मान पूछा है और ये दिया है, तो जब ये दोनों भुजाओं की बात की जाएगी तो कौन सा, लंब और आधार की बात की जाती है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? बोलो जल्दी। लंब और आधार की बात की जाती तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस की बात की जाती तो टेन का। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू h माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 30√3। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू h माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय 30√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, या तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे फिर कैंसिल करो, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो 30 बचा ना, इज इक्वल टू h माइनस 1.8, और ये 1.8 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 1.8 इज इक्वल टू h। तो इसको ऐड करेंगे तो 31.8 इज इक्वल टू h, 31.8 हो जाएगा। सही है क्या? आपको ये h का ही तो मान ज्ञात करना था। h तो आपने पूरा सपोज किया था ना, ये पूरा h, तो ये इतना इसका मान होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका? 31.8, ये डी है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है कि नहीं सिंपल? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चक्रवात के दौरान एक सीधा खड़ा खंबा इस प्रकार टूट गया कि उसका शीर्ष खंबे के तल से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन से छूता था और क्षितिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता था। खंबे की ऊंचाई कितनी है बताइए, या कितनी थी ये बताइए। देखिए, अरे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जमीन बना देता हूँ। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा काम करते हैं अपन। और इस जमीन पर क्या एक खंबा था, ठीक है। अब चक्रवात आया, तेज हवा आई और खंबा टूट गया। खंबा क्या हुआ? टूट गया। कहाँ से टूटा भाई? ये कहीं से बीच में से टूट गया, यहाँ से टूट गया ना, यहाँ से टूट गया और टूट के इधर टच हो गया, यहाँ टच हो गया। समझ में आया क्या? अरे खंबा बीच में से टूटा और टूट के ऐसा टच हो गया। फिर से और एक बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चक्रवात के दौरान एक सीधा खड़ा खंबा इस प्रकार टूट गया भैया
कि उसका शीर्ष खंबे के तल से इतने मीटर की दूरी पर जमीन पर छूता था। इसका जो शीर्ष है ना वो कहां पर हो गया, जमीन पर टच हो रहा, हाँ जमीन पर टच हो रहा। और कितने दूरी पर, इस खंबे से इतनी दूरी पर 6√3 मीटर की दूरी पर छू रहा है। और क्षितिज के साथ में 30 अंश का, अरे क्षितिज मतलब 36 रेखा, 36 मतलब जमीन, इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा, 30 अंश का कोण बना रहा। तो खंबे की ऊंचाई कितनी थी, कितनी थी कर दो इसको, पहले की ऊंचाई पूछी है आपसे। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे ये ज्ञात करना है, क्या, ये वाला x मान लेता हूं मैं इसको, और ये इसको y मान लेता हूं, कौन सा, ये वाला जो टुकड़ा है ना वो। तो ये वाला टुकड़ा जितना है उतना ही तो ये वाला भी है ना, ये भी कितना हो गया, y हो गया ना। समझ में आई बात। अरे यही वाला तो टुकड़ा टूट के, ये टूट के ऐसा हो गया ये, तो जितना बड़ा ये था वही तो ये वाला टुकड़ा है। हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब x का भी मान ज्ञात करना है और y का भी मान ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ऐसा देखिए आप, ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, कौन सा फार्मूला लगाओगे, लंब और आधार, कौन सा, tan, हाँ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार, तो x बटे 6√3, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3, और x बाय 6√3, और √3 से √3 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6 मीटर। आपको पता चल गया कि ये वाला जो है वो कितना, 6 मीटर है। अब पुनः, अब आप देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, अरे y का भी तो मान ज्ञात करना है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, जल्दी बोलो। आधार दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, cos थीटा, कौन सा, cos थीटा, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे 6√3 डिवाइडेड बाय y। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू थी √3/2 और इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय y। ये y जाएगा इधर ऊपर और 2 जाएगा इधर, 6√3 इंटू 2, और √3 से √3 कैंसिल कर दो आप, √3 से √3 कैंसिल कर दो, तो ये √3 से √3 कैंसिल, y इधर गया 2 इधर गया तो 12 हो जाएगा, y का मान कितना हो गया, 12। तो मुझे एक बात बताओ कि ये पूरे खंबे की ऊंचाई कितनी हुई, x प्लस वाई थी ना, तो x प्लस वाई मतलब कितनी हो गई, 18। ये पहला इसका आंसर होगा कितना, 18। इजी है कि नहीं है, इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम तो समझने के लिए इतना टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये आधे मिनट में, 1 मिनट का क्वेश्चन है, ये आधे मिनट में हो ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। और वो कैसे हो गए, मैं अगर आधे मिनट में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। वो स्पीड आपको बढ़ाना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। और नहीं तो प्रूफ करके देखना, आप पहले 20 क्वेश्चन बनाना और फिर उसके कैलकुलेशन, टाइम कैलकुलेशन करके देखना, फिर उसी लेवल के अगले 20 क्वेश्चन बनाना, फिर टाइम का कैलकुलेशन देखना आप। और जब 40 क्वेश्चन बनाओगे फिर और एक बार 20 क्वेश्चन बना के देखना नए, फिर तो बहुत ही कम टाइम हो जाएगा और खुद ही आप टेक्निक समझने लगेंगे। अच्छा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अच्छा इसको इससे डिवाइड करना है, ये 30 डिग्री, इसका मान इतना होता है, ये होता है, वो होता है, कैलकुलेशन ऐसी मन ही मन में किया और आंसर आ गया। इस लेवल पर भी तैयारी होती है, ठीक है ना। तो जितना आप कर सकते हो प्रैक्टिस, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है ये। समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर सीधे उसकी ओर जाने वाले एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री है में बदल जाता है
अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताइए। आया क्या समझ में? नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया समझ में। फिर से और एक बार धीरे 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 क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसको समझेंगे। देखना क्या बोला है, समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे। अरे ये समुद्र तल बनाना है ना आपको भैया मेरे, आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना हो याद रखो जमीन तो बनाना ही है। अब वो जमीन समुद्र तल हो सकती है, पानी का तल हो सकता है, तालाब हो सकता है, तो बनेगा तो तालाब भी तो जमीन पर, अगर आप तालाब का ऊपरी लेवल देखेंगे तो भी तो जमीन के समांतर ही होता है कि नहीं। ऐसा समुद्री तल से 42 मीटर ऊंचे। भैया 42 मीटर ऊंचा क्या एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस किसको बोलते हैं? लाइट हाउस किसको बोलते हैं? लाइट हाउस मतलब एक खंबा और उसके ऊपर लाइट जल रहा है, उसी को तो लाइट हाउस बोला जाता है। अरे खंबे के ऊपर लाइट जल रहा है उसी को लाइट हाउस बोला जाता है। भाई ये खंबे के ऊपर लाइट जल रहा है, प्रकाश, ताकि सब दूर प्रकाश फैले, ऐसा। समुद्र तल से 42 मीटर ऊंचे, ये हो गया 42 मीटर ऊंचे। एक लाइट हाउस के शीर्ष से देखने पर, अरे यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो देख रहा है, यहां से देख रहा है, शीर्ष से देखने पर उसकी ओर जाने वाले जहाज का अवनमन कोण। अरे जमीन मतलब यानी इस समुद्र में है ना जहाज, ये जहाज क्या है, इधर से उसकी ओर जा रहा है। अरे उसकी ओर जा रहा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग यूज करो ना। कई बच्चा बोलेगा जहाज कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर जा रहा, हवा में उड़ेगा क्या जहाज? पानी में से तो तैरते हुए जाएगा वो आगे की ओर, उसकी ओर जा रहा है, इस लाइट हाउस की ओर जा रहा है। अवनमन कोण पहले कितना था? 30 अंश था। अरे उसकी नजर पहले ऐसी थी, फिर वो क्या कर रहा है, उसको लाइट हाउस को यहां पर देख रहा, लाइट हाउस से उस जहाज को देख रहा, तो ये 30 अंश का कोण था पहले। और 30 डिग्री है तो ये एकांतर कोण है ना, ये तो ये और ये कैसे समांतर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो जहाज है वो यहां पर पहुंच जाता है, तब उसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा भाई? यहां से जहाज अब यहां पहुंच गया तो ये वाला कोण हो जाता 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री। आई क्या बात समझ में? 30 अंश से 45 अंश हो जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आपको क्या बोला है, बदल जाता है। तो अवलोकन के दौरान, अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। भैया उस टाइम में जहाज कितना चला तो x का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए ठीक है, मैं इसको y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। अब आपके पास समकोण त्रिभुज बन रहा है कितने? 2। कैसे समकोण त्रिभुज बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक बन रहा है ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। जब छोटे समकोण त्रिभुज में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। अरे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? 42/y। और 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 = 42 डिवाइडेड बाय y, और y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y = 42। ये आपको y का मान ज्ञात हो गया। लेकिन ये मान ज्ञात नहीं करना था, हमें तो ये पूरा मान ज्ञात करना था। मुझे एक बात बताइए कि ये पूरा मान कितना होगा? ये y प्लस x, y का मान कितना है? 42 है ना, तो 42 प्लस x। आई क्या बात समझ में? ये पूरा मान कितना हो गया? y का मान 42 आया तो ये कितना हो गया? 42 और प्लस x इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं हम। हाँ, अब मैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, तो tan 30 डिग्री। अरे tan 30 डिग्री ये वाला ना, ये वाला ले रहा हूं मैं, ये tan 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। आधार तो पूरा रहेगा ये, तो लंब बटे आधार कितना हो जाएगा? 42 डिवाइडेड बाय 42 प्लस x। और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलोगे कि 1/√3 होती है, और = 42 डिवाइडेड बाय 42 प्लस x। ये 42 प्लस x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा?
42 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42 √3। 42 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर से 42 √3 माइनस 42, और 42 कॉमन निकलेगा तो ये आएगा √3 माइनस 1, और इतना मीटर। एक्स का मान ज्ञात करना था, एक्स का मान निकल गया। कौन सा ऑप्शन सही है, 42 √3 माइनस 1, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपल काम है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास में। दो जहाज एक लाइट हाउस के विपरीत दिशा में इस प्रकार है कि वे तीनों संरेखी है। देखिए, एक तो पहली बात तो लाइट हाउस है, और लाइट हाउस कहाँ पर रहेगा भाई, ये जो लाइट हाउस है वो कहाँ पर रहेगा, तो समुद्र में रहेगा, ठीक है। और उस लाइट हाउस है कहीं पर ऐसा बीच में, ये बात समझ में आई, इस टाइप से कहीं पर बीच में है। इस लाइट हाउस के दोनों विपरीत दिशा में जहाज है। विपरीत दिशा में मतलब एक जहाज इस साइड में है और एक जहाज इस साइड में है। इस टाइप से कुछ विपरीत दिशा में दो जहाज है। चलिए ठीक है, विपरीत दिशा में, और तीनों कैसे संरेखी है, ये लाइट हाउस और ये तीनों क्या है, एक ही रेखा में है, ऐसा भी यहां पर बोला है। लाइट हाउस के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। अवनमन भैया ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे, एक ये इसके समांतर बना दिया मैंने, और एक जहाज का अवनमन कोण इस साइड और दूसरे जहाज का अवनमन कोण इस साइड, ऐसी कुछ सिचुएशन यहां पर बनी है। और इनके जो कोण बन रहे हो कितने, 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बन रहे हैं। कहने का मतलब एक तरफ तो 30 अंश का कोण बन रहा और एक तरफ क्या बन रहा, 60 अंश का कोण बन रहा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल। यदि जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, 230 वर्गमूल 3 मीटर है। यहां से 230 वर्गमूल 3 मीटर की दूरी है भैया दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आप दोनों में से किसी एक को एक्स मान लो, क्योंकि समकोण त्रिभुज की कल्पना करते हैं हम इसमें। तो ये मान लिया जाए कि ये समकोण त्रिभुज है, एक उस साइड बन गया एक इस साइड बन गया समकोण त्रिभुज। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको एक्स मान लेता हूं, यहां से लेके यहां तक एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। और ये वाला कितना हो जाएगा बताना जरा। और ये पूरा 230 वर्गमूल 3 है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना। अरे पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 230 √3 माइनस एक्स, इतना मीटर ये होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक एक करके हम इसको लेते चलते हैं। देखना, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं। आपको ये दोनों की बात की है, लंब और आधार की बात की है, तो कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, tan का। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा tan मतलब √3 इज इक्वल टू h बाय एक्स, h बाई एक्स। तो एक्स का तिर्यक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √3। इतनी बात समझ में आ गई। h का मान x का मान h के पदों में हमारे पास में आ चुका है। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। अब मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई इतना, h डिवाइडेड बाय 230 √3 माइनस एक्स, इतना हो गया। इसका मान कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 230 वर्गमूल 3 माइनस एक्स। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 230 √3 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। अब x का मान पहले से ही निकाल के रखा है हमने, तो x का मान रख दो 230, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, 230 माइनस h बाय √3 इज इक्वल टू √3h। देखिए ना, x का मान कितना है, इतना है।
तो जहाँ x है वहाँ पर इतना रख दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा 230 और इंटू √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस h और इजिक्वल टू √3h इतना हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 230 इंटू 3 माइनस h इजिक्वल टू 3h हो जाएगा। अरे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। और ये h उस साइड जाएगा तो 230 गुणित 3 बराबर से 4√3 4h और 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा 230 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 और इजिक्वल टू h। 2 से 2 टाइम, 2 से 1 1 5 टाइम और ये कितना हो जाएगा 115 345 345 बटे 2 और ये 2 1 2 और 2 7 14 2 दूनी 4 और 0.5 172.5 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 172.5। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अगर कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है देखना बड़ा सिंपल सा काम है। एक को एक सपोज किया, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 230 वर्गमूल 3, तो ये पूरे में से इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, ये आ गया। पहले हमने ये वाला त्रिभुज लिया तो 10 अरे 10 ही लेंगे कि साइन कास लेंगे, लंब और आधार की बात, अरे कर्ण का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, तो 10 लेंगे तो h/x 10 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान इतना आ गया। फिर ये वाला त्रिभुज लिया तो इतना आ गया, 10 30 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। इसका तिर्यक गुना करेंगे, इसका तिर्यक गुना करेंगे तो इतना आ गया। और x का मान रख दिया, जो x का मान है उसको यहाँ पर रख दिया और सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया। ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन था और थोड़ा सा बड़ा भी था। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोला है इसमें। 24 वर्गमूल 3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश था। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट की दूरी पर था तो मीनार कितनी लंबी थी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आया क्या समझ में? नहीं आया। हम क्या करते, पहले जमीन बना लेते, बड़ा सिंपल सा काम है। क्या बना देते, पहले जमीन बना देते। ये बना दी मैंने जमीन, ठीक है, ये बना दी भाई, जमीन बना दी। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। जमीन बना दी, जमीन पर ही तो रहेगी मीनार वगैरह। 24 वर्गमूल 3 फीट ऊंचे एक सीधे खंबे के शीर्ष से, एक खंबा है भैया, कितना, एक खंबा है और कितना बड़ा है 24 फीट इतना है। एक सीधे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक मीनार भी है इस पर, ये मीनार बना दी मैंने, और इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण, अरे इस खंबे से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री था। यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है 60 फीट है, ठीक है, 60 फीट है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी लंबी होगी। मीनार की ऊंचाई बता दो कितनी लंबी होगी। तो मीनार की जो ऊंचाई है ये h, इसको मान लिया, जो पूछा गया उसी को मान लो आप, ठीक है। अब देखिए, जब इसका उन्नयन कोण है यहाँ से, तो आपको एक समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, और कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री मैंने यहाँ पर बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। मुझे एक बात बताओ कि ये 60 फीट है तो ये भी 60 फीट होगा क्या? हाँ बिल्कुल 60 फीट होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये पूरी मीनार h मीटर ऊंची है, हाँ, और ये कितना है, ये 24, तो ये भी क्या होगा 24 वर्गमूल 3 हो जाएगा ये। अरे ये 24 वर्गमूल 3, तो ये भी 24 वर्गमूल 3 हो जाएगा। पूरे में से इतना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा क्या, तो h माइनस 24√3, इतनी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, इतनी होगी। आई क्या बात समझ में? अब यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन रहा, तो क्या हो जाता 10 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब कोण है h माइनस 24√3,
और डिवाइडेड बाय 60, लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू h माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 60, और 60 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60√3 इज इक्वल टू h माइनस 24√3, और ये 24 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60√3 प्लस 24√3 इज इक्वल टू h, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 84√3। है क्या ऐसा आंसर? 84√3। बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए, लेवल बढ़ते जा रहा ना, और मजेदार क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं। हर बार हमें कुछ नया क्वेश्चन और तगड़ा क्वेश्चन मिलते जा रहा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया। 45 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई इतनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या बोला था? कोण ज्ञात करने की कभी बात नहीं की थी अभी तक कोई भी एक लंबाई पूछी गई थी हमसे। अब आपसे कोण ज्ञात करने की बात की जा रही है। क्या हो जाएगा? ये जमीन है, जमीन पर क्या है? एक पेड़ है। ये क्या है? पेड़ है। तो यहां पर जो छाया की लंबाई वो कितनी है? 15√3 इतनी है। अरे छाया है ना, ये पेड़ है। अरे एक्चुअल क्या है? यहां पर सूर्य रहा होगा ऐसा, तो इसकी छाया कहाँ तक जा रही है? यहाँ तक जा रही है। तो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 45 मीटर। 45 मीटर ये दिया हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है? इतनी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब देखिए, यहाँ से उन्नयन कोण मतलब यहाँ से अगर सूर्य को देखेंगे, याद रखना यहाँ पर लाइट जल रहा, ठीक है, यहाँ लाइट जल रहा, तो मेरी छाया मालूम है कहाँ से पड़ेगी? छाया कहाँ से पड़ेगी? इधर से अगर किसी बिंदु से, जमीन पर कोई अगर किसी बिंदु से अगर उसको वो लाइट दिख जाएगा ना, तो जहाँ से जिस बिंदु से, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मान लिया जाए जमीन पर कोई व्यक्ति वहाँ से जमीन पर से देख रहा, और उसको जब लाइट दिख जाएगा ना, थोड़ा सा आगे पीछे होगा वो, जहाँ से लाइट दिखेगा उसको, जहाँ से वो लाइट दिखेगा ना, वहाँ तक इसकी छाया पड़ेगी। आप थोड़ा सा आजमा के देखना, ऐसे ही होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि लंब भी दिया है और आधार भी दिया है, और आपको ये वाला नहीं मालूम ना, ये वाला मान नहीं मालूम, थीटा का मान नहीं मालूम कि कितना है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर से लंब बटे आधार 45 बटे 15√3, और 15 तिया 45, और आपको मालूम है कि √3 से ये 3 कितने बार कैंसिल होगा? तो √3 बार। क्यों? अरे 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते ना, एक √3 से √3 कैंसिल, तो एक √3 बचा। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3। और मुझे एक बात बताइए कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 कौन से डिग्री का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? tan 60 डिग्री क्या होता है? √3 होता है। तो थीटा की जगह क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए, मतलब हर टाइप का, लगभग हर टाइप का हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया। तो ये जितने मैंने अभी क्वेश्चन कराए ना, इतने क्वेश्चन आप बना के पहले इतने ही क्वेश्चन बनाइए आप, और फिर उसके बाद इतने अगर आपसे बन गए, सबके आंसर आ गए, है ना, नोट करते हुए जाना इसको, और नहीं किए होगे नोट तो और फिर से नोट कर लेना, यही वाले क्वेश्चन बनाना आपको। और इतने क्वेश्चन बन गए तो फिर आप बाकी के क्वेश्चन बना के देखिए, फटाफट क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्लास मज़ा आया, पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से चैनल को तो आपने सबने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।